तो बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिकॉल कर देती हूँ कि व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। द चैप्टर रनिंग ऑन इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, और इसमें हमने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं। से फॉर एग्जांपल हमने सीख लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कौन से तरह का यहाँ पर लेवल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल टिल द हाईएस्ट यूनिट, दैट इज द कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर। ठीक है, हमने सारे के सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पे सीख लिए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ों की बात कर ली थी कि अप टिल बायोस्फीयर कौन कौन से लेवल्स होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, पूरी हायरार्की हमने देख ली थी। इसके अलावा हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि जब भी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वेदर इट बी बायोटिक फैक्टर्स और इट बी एबायोटिक फैक्टर्स। ये सारी बातें हुई थी। तो हमने अभी तक जो भी बातें की हैं वो हमने ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे की थी। ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें याद रखेंगे कि टिल नाउ वट एवर वी हैव डेल्ट ऑन विथ वॉज एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे बात की थी कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होगा और ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो हमें चीजें सीखनी है वो सीखनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है पहले तो वो जान लेंगे और उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो दिस विल बी अ जिस्ट ऑफ द क्लास कि आज की क्लास में हमें कौन कौन सी चीजें सीखनी है। तो आज की क्लास में जो बातें हमें करनी है दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो पहले देखा जाएगा कि ये जो पॉपुलेशन होती है व्हाट इट इज, और उसके बाद उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे कि लोकल पॉपुलेशन क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ये बातें होंगी। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी भी गिवन पॉपुलेशन का गिवन टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी उसकी क्वालिटीज होती हैं, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे कौन से एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजों की बात की जाएगी। देन वी आर गोइंग टू डील ऑन विद द एज पिरामिड्स एंड देन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इतनी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है दैट विल बी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को आप कैसे डिफाइन करते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे इंडिविजुअल्स होंगे जिनका एक ग्रुप होगा, और वो किस तरह के इंडिविजुअल्स होंगे, तो वो फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, उनका जो स्पीशीज होना चाहिए सेम होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो किसी जगह पर कुछ इंसान रह रहे हैं, तो उनका जो पॉपुलेशन है वो इंसानों का पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप देख रहे हो कि वहां पर डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसान भी है, इसके अलावा बर्ड्स भी हैं, इनका ग्रुप पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सब अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और इनके बीच में इंटरब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दैट विल बी द थिंग कि यहाँ पे उनको आप क्या नहीं बोलोगे, उनको आप पॉपुलेशन कंसिडर नहीं करोगे। पॉपुलेशन तब कंसिडर की जाएगी जब वहां पर ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्लियर, ये याद रखो। इसके अलावा लेट अस कम टू द टाइप्स। तो जब आप टाइप्स देखोगे तो सबसे पहले होती है लोकल पॉपुलेशन, या फिर जिनको हम कहते हैं डीम्स। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्लियर, देखो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इंडिया है हमारा। ओके, पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लोकल पॉपुलेशन नहीं है, बट अगर मैं इंडिया के किसी स्पेसिफिक रीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इंडिया के किसी स्पेसिफिक रीजन की बात कर रही हैं, से सपोज आज जो हम सारा एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाले हैं वो आपके जलगांव का ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज हम इंडिया के अंदर महाराष्ट्र पे आ गए और महाराष्ट्र पे हम चले गए जलगांव पे। जलगांव में भी आपके लोकेलिटीज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट गली मोहल्ले होंगे जिनके नाम होंगे। तो अगर उन सारी जगहों की हम बात करेंगे कि वहां का पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा लोकल पॉपुलेशन। जब भी हम किसी पॉपुलेशन की बात करेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, तो उस पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लोकल पॉपुलेशन। ठीक है,
अगला होता है सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन किसको कहा जाएगा? जो भी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहेंगे, तो उनको हम सिस्टर पॉपुलेशन कहेंगे। ओके, मतलब एक ही स्पीशीज था जिसके इंडिविजुअल्स थे जो कि एक तरह के थे, लेकिन वो रहते अलग अलग जगह पर हैं। तो वो जो दो पॉपुलेशन होगी उसको आपस में आप कौन सी पॉपुलेशन बोलोगे? दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन। क्लियर? अगली बात होती है मेटा पॉपुलेशन की। तो ये सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन है जो कि इंटरकनेक्टेड होती है डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर दीज डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्योंकि इसका काम अभी आपको आगे भी पढ़ने वाला है। यहाँ पर डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से हमारा मतलब होता है इमिग्रेंट्स से एंड एमिग्रेंट्स। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। इमिग्रेंट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि किसी दूसरी जगह से आकर किसी हैबिटेट में बस जाते हैं। एमिग्रेंट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाके चले जाएंगे और वहां पे जाके रहने लगेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक ह्यूमन हूँ एंड आई एम कमिंग टू योर जलगांव। मैं आपके जलगांव में आके रह रही हूँ, तो मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा? आप लोग बताइए, क्या मुझे इमिग्रेंट बोला जाएगा या मुझे एमिग्रेंट बोला जाएगा? मुझे क्या कहा जाएगा बताइए? अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ जो कि मेरा नेटिव स्टेट है एंड आई एम कमिंग टू महाराष्ट्र लिविंग इन जलगांव, तो मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा? यस, वेरी गुड कार्तिक, मुझे कंसिडर किया जाएगा इमिग्रेंट। ठीक है, लेकिन मैं इमिग्रेंट हूँ आपके महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में आके रह रही हूँ। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जिस स्टेट को मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, तो फिर इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? तो इसको कंसिडर किया जाएगा कि मैं एक एमिग्रेंट हूँ। क्लियर? तो दोनों तरह से आप ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी जगह छोड़कर जा रहा है। अगर वो किसी जगह को छोड़कर गया है तो उस जगह के लिए दैट विल बी काउंटेड एज एमिग्रेंट, और अगर वो किसी जगह पे जाके बसा है तो उस जगह के लिए वो काउंट किया जाएगा एज इमिग्रेंट। समझ में आया क्या लॉजिक? आपको क्लियर हुई ये बात? जो एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कहीं मूव कर रहा है अपना हैबिटेट छोड़ के, तो वो दोनों तरह से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक आप उसको उस जगह के रिस्पेक्ट में कंसिडर करो जहां उसने चेंज करके अपना हैबिटेट रखा है, और दूसरी वो जगह जिसको छोड़कर वो आया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फाइन। तो फिर ये होता है एक जनरल सा ओवरव्यू कि आपको जानना था पॉपुलेशन क्या होती है और वहां पे किस तरह से डिस्पर्सल होता है। Now let us come to the characteristic features, or what you can say in a common language is qualities of a population. ठीक है, यहाँ पे हमें क्वालिटीज की बात करनी है। तो किसी भी पॉपुलेशन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं दिखा सकता, दोज क्वालिटीज आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्लियर? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही दिखाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू शो दैट। तब उन सारे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कि वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर? तो लेट अस कम टू दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि किसी भी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं या उनकी क्वालिटीज होते हैं। तो फर्स्ट इज द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है बच्चों? अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल कॉमन सी भाषा में कहना है तो आप क्या कहोगे शॉर्ट में? इट इज द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर जितने भी नए लोग होंगे, न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन, जिनको हम एक गिवन पॉपुलेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि ऐड किया जा रहा है तो वो नया इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन के लिए, और उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये नया है, तो इसके आने का जो रेट है दैट विल बी द बर्थ रेट। ठीक है,
तो कोई भी न्यू इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है उसको पॉपुलेशन में ऐड किया जाता है गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बर्थ रेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हो देन दैट इज रिफर्ड टू एज नेटालिटी, ठीक है। नेटालिटी बर्थ रेट दोनों सेम टर्म्स होते हैं, आप इसको दोनों को अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। अगर आप बर्थ रेट की जगह पे नेटालिटी बोल रहे हो तो भी इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट, वो उसी का सिनोनिमस टर्म है। तो दोनों का मतलब सेम है, मतलब कि नया इंडिविजुअल का गिवन पॉपुलेशन में ऐड होना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बर्थ रेट हमने बोला है, व्हाई वी हैव कॉल्ड इट रेट, ये रीजन जान लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसे रेट इसलिए कहा है क्योंकि ये काउंट किया जाता है, काउंटेड एज पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा इसको काउंट किया जाता है, तो इसकी एक स्पीड या रेट निकलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई द टर्म यूज्ड हियर इज बर्थ रेट। अब इसका कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। कैसे आप समझोगे, लेट अस सी। सपोज हम ले लेते हैं कि एक गिवन एरिया में, फॉर अ गिवन एरिया, किसी भी गिवन एरिया पे, ठीक है, हमने ले लिया दैट टोटल नंबर ऑफ लायंस वर, कितना ले लेते हैं, से सपोज यहाँ पे 50 लायंस थे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद जब हमने नोटिस किया उसी गिवन एरिया को, ठीक है, तो हमें पता चला कि वहां पे जो नंबर ऑफ लायंस थे वो बढ़ गए और वो यहाँ पर आ गए 60 पे, ठीक है। दैट विल बी 50 अपॉन 60, ठीक है। तो 50 पहले थे ओरिजिनली, बाद में जब आपने देखा तो वहां पे 10 और ऐड हो गए, दैट इज नाउ द नंबर ऑफ लायंस हैज बिकम 60। तो अब हम इसका बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें इस पर्टिकुलर एरिया का बर्थ रेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, उनको ले लीजिए और उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ, या ओरिजिनल नंबर लिख लो यहाँ पे आप, ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपके नए इंडिविजुअल कितने हैं, नए इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो 10 ऐड हुए हैं, क्योंकि पहले 50 था, बाद में वो 60 हो गया, इसका मतलब है कि 10 नए शेयर वहां पे आ गए। तो नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड विल बी 10। ओरिजिनली कितने आपके पास प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो ओरिजिनली आपके पास कितने प्रेजेंट थे, 50 प्रेजेंट, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने पर आपको इसका बर्थ रेट मिलेगा, क्लियर। तो अगर आप देखेंगे तो सीधी सीधी जो वैल्यू है दैट इज 1/5, क्लियर। तो 1/5 की जो वैल्यू है आप इसको डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो आपको क्या मिलेगा रेट, वो आपको रेट मिलेगा 0.2 के अराउंड, ठीक है। जब आप 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इतनी कैलकुलेशन तो क्लियर होगी। व्हाट विल हैपन इफ वी डिवाइड 1/5, कितना आएगा, कितना आएगा, दैट विल बी अराउंड 0.2, ठीक है। आप लोग जब तक कैलकुलेट करेंगे आंसर विल बी 0.2, यस, वेरी गुड दोज हु हैव गिवन द आंसर। लेकिन जब आप यहाँ पे रेट निकालेंगे तो दैट विल बी 0.2, ये हो जाएगा, क्लियर। नाउ दिस वाज ओनली एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू कि बर्थ रेट क्या होता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉपुलेशन, या पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी पॉपुलेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वालिटी, और ये जो सेकंड क्वालिटी होती है इसको हम डेथ रेट बोलते हैं। डेथ रेट का मतलब, अभी तक नए इंडिविजुअल ऐड हो रहे थे, अब जब यहाँ से इंडिविजुअल चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो उतने पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में से कम हो जाएंगे, तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिनोट दैट व्हाट इज डेथ रेट, ठीक है। लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है, या वो माइग्रेट करके कहीं चले गए, किसी भी तरीके से हो सकता है।
तो अल्टीमेटली इसको हम मॉर्टैलिटी भी कहते हैं। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? से सपोज यू हैड अ बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है, एक बैक्टीरियल कल्चर था आपके पास लैब के अंदर और आपने उसमें ऑब्जर्व किया था दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल वाज, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का जो नंबर था उस कल्चर के अंदर वो कितना था, वो अराउंड 30 था, ठीक है। फिर आपने देखा कि हाउ मच बैक्टीरियल सेल डाइड, उसमें से कुछ बैक्टीरिया के सेल मर गए और वो आपके काम के नहीं रहे, तो वो उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 ऐसे बैक्टीरियल सेल्स थे जो कि मर चुके हैं। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे डेथ रेट? बहुत आसान है, जिस तरीके से आपने बर्थ रेट कैलकुलेट किया था, जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एलिमिनेट हुए हैं, फॉर्मूला आपका क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एलिमिनेटेड, जितने भी यहाँ पर एलिमिनेट हुए हैं या गए हैं, ओके, उनका नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कितने एलिमिनेट हुए हैं? 5 एलिमिनेट हुए हैं, ओरिजिनली कितने थे? 30 थे। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 1 जा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 6। फिर अगेन आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर लो, आप डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द बर्थ रेट और द डेथ रेट। तो अभी आपको ये दोनों कैरेक्टर्स को समझने में या एट्रीब्यूट्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है? Anyone is having any problem? समझ में आया कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इस सेंस में दे दिया गया कि आपको बर्थ रेट या डेथ रेट निकालना है तो क्या आप निकाल लेंगे? जल्दी से बताइए, लेट मी नो। आ चुका है कि किस तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना है। अगर ये क्लियर है तो फिर आप किसी भी तरह का सिंपल कैलकुलेशन जो कि यहाँ रिस्पेक्ट में आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम वापस आते हैं जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं उस पे। बिफोर दैट कार्तिक इज आस्किंग की फॉर्मूला फिर से बताना है, ठीक है। बहुत इजी है कार्तिक, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, डेथ रेट तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि बैक्टीरियल कल्चर का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमें पता चला कि उस कल्चर में ओवरऑल 30 बैक्टीरियल सेल्स थे, ठीक है। फिर हमें पता चला कि आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व दैट कल्चर, तो उसमें से 5 ऐसे बैक्टीरियल सेल्स थे जो मर गए थे या डेड हो चुके थे। क्लियर? तो आप डेथ रेट कैसे निकालोगे? कितने इंडिविजुअल एलिमिनेट हुए या मर गए, तो उसका फॉर्मूला 5 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना था बैक्टीरियल सेल का? तो दैट वाज अराउंड 30। तो आप 5 को 30 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द डेथ रेट। सेम कंसेप्ट आपको किस में लगाना है? सेम कंसेप्ट आपको बर्थ रेट में लगाना है। यहाँ वापस आइए, जब बर्थ रेट आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा? बर्थ रेट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड, जो भी यहाँ पे नए आए हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओरिजिनली कितने थे, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब आपको जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसमें आपको जिसका भी बर्थ या डेथ रेट निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर कार्तिक? अभी क्लियर हुआ? फाइन, चलिए फिर आगे जाते हैं। ये दो एट्रीब्यूट्स हमने डील कर लिए। अगला जो एट्रीब्यूट होता है दैट इज द सेक्स रेशियो एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करके चलता है। तो सेक्स रेशियो को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द रेशियो बिटवीन फीमेल एंड मेल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मैं आपको और इजीली बताऊं तो आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर?
तो याद रखो कि ये जो सेक्स रेशियो होता है बेटा, या बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है, ये सारे के सारे पॉपुलेशन के लिए सेम नहीं हो सकता। ये सारे एट्रीब्यूट हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, तो क्या इंडिया और चाइना का बर्थ रेट इक्वल होगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना का जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रेट है वो हमसे ज्यादा है, तो उनका बर्थ रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है। हमारा इंडिया का जो बर्थ रेट होगा दैट विल बी लेसर विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। लेकिन अगर आप इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए, विथ रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, तो बर्थ रेट में डिफरेंसेस होंगे। वैसे ही डेथ रेट में भी डिफरेंसेस होंगे और सेक्स रेशियो में भी वेरिएशंस होते हैं। अब हम दूसरी कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं, हम इंडियन स्टेट्स को ही कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। अगर हम इंडिया के विद इन ही देखेंगे, तो लेट अस कम कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट में किस तरीके का रेशियो पाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट के लिए सेक्स रेशियो भी अलग अलग है। अगर सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो माना जाता है तो वो केरला का माना जाता है, और वो रेशियो कितना होता है, दैट इज 967। क्लियर? रेशियो कितना निकल के आता है, 967। इसके अलावा चलिए, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, बताइए महाराष्ट्र में सेक्स रेशियो कितना है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र? और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन जलगांव। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में कितना है? जल्दी से बताइए इफ एनीवन नोज, और अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन जस्ट से नो और फिर हम प्रोसीड ऑन करेंगे। जल्दी से बताइए, फास्ट। ओके, चलिए। 940 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 878 इज द करेक्ट आंसर। 878 इज द करेक्ट आंसर फॉर महाराष्ट्र। ठीक है। और ये कार्तिक ने बताया है, वेरी गुड कार्तिक। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितना होता है। अगर महाराष्ट्र का आप देखेंगे तो दैट इज 878, ये रेशियो होता है। जलगांव का अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल महाराष्ट्र से काफी बेटर है, दैट इज 922। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको दूसरे स्टेट्स का एग्जांपल दूं तो आंध्रा में 916 है, छत्तीसगढ़ में 961 है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेशियोज होते हैं। क्लियर? और अगर आप सबसे वर्स्ट रेशियो देखेंगे तो वो हरियाणा का होता है। जब आप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे पुअर रहता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे फीमेल्स की पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है। पता है या नहीं बच्चों? ये तो बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है जो आपको बिल्कुल मालूम ही होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप महाराष्ट्र और जलगांव को ही कंपेयर कर लें, तो जलगांव इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन फिर भी दोनों जगह के पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो है उसमें वेरिएशन है ना, वेरिएशन। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर सीखोगे दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग होता जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? तो ये जो सेक्स रेशियो है ना बच्चों, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूं। आपको पता होगा कि सेंसस किया जाता है। ठीक है। डू यू ऑल नो अबाउट सेंसस? सेंसस में किसी भी गिवन एरिया का पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। इनफैक्ट सेंसस जो होता है पूरी इंडिया का भी होता है। तो जब सेंसस होता है ना बेटा, तो उसी टाइम पे हम टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं किसी भी जगह का, कि एक जगह पर कितने लोग रहते हैं, और उसी समय पर सेक्स रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इट इज ऑल डन एट द टाइम ऑफ सेंसस। क्लियर? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कब कैलकुलेट किया जाता है तो दैट इज ड्यूरिंग सेंसस।
नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखो, जब आप किसी भी जगह के पॉपुलेशन को देखोगे, अब किसी भी जगह के पॉपुलेशन में मत जाइए, आप सब अपनी अपनी लोकेलिटी को ही देखिए, क्योंकि आप अपनी लोकल पॉपुलेशन को अगर जज करना सीख लेंगे तो आपको पूरा ब्रॉड लेवल पे पॉपुलेशन जज करना आ जाएगा। जब आप अपनी लोकेलिटी में ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि अभी जुवेनाइल पीरियड में हैं, ग्रोइंग पीरियड में हैं। क्लियर? फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं। उसमें टीन्स आएंगे, एडोलेसेंट पीपल आएंगे और यंग जो भी यूथ होती है वो काउंट की जाएगी। और उसके अलावा पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे जो कि बुजुर्ग होंगे। ठीक है? हर तरह के लोग आपके लोकेलिटी में होंगे। तो इससे ही आपको पता चलता है दैट इफ माय लोकेलिटी इज हैविंग 3 काइंड ऑफ पीपल, देन ब्रॉड लेवल ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं पूरे इंडिया का देखूं तो वहां पर भी 3 तरह के लोग पाए जाएंगे। हाँ या ना? आप लोग इस बात को अग्री करते हो? आपको पता है कि अगर किसी लोकेलिटी में ये 3 अलग तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पूरा जो ब्रॉड लेवल का पॉपुलेशन है उसमें भी ऐसे ही लोग होंगे 3 कैटेगरी के। तो जब भी हम प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो दीज आर बेसिकली जुवेनाइल पॉपुलेशन। ठीक है? जुवेनाइल पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? इसमें सारे बच्चों को काउंट किया जाएगा जो अभी ग्रोइंग पीरियड में हैं। फिर जब आप रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वो सारे इंडिविजुअल्स काउंट होंगे जो कि रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है? जो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारे यहाँ पर काउंट होंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव कौन है, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन। ठीक है? ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे काउंट होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में या पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। क्लियर? तो ये 3 तरह के इंडिविजुअल्स आपको किसी भी पॉपुलेशन में मिलेंगे। नाउ लेट अस कम कि हमें इनके बेसिस पे जज क्या करना है। ये जो 3 तरह के इंडिविजुअल्स अभी आपने देखे, अगर आप किसी भी गिवन पॉपुलेशन के लिए इनको कैलकुलेट करोगे एट अ गिवन टाइम, तो आपको पता चलेगा कि इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनता है और उसे हम एज पिरामिड कहते हैं। ठीक है? एज pyramid is the pictorial representation that denotes how many individuals comes under the category of post reproductive, ठीक है, reproductive and pre reproductive। अगर उसको आपको पिक्टोरियल वे में दिखाना है देन द मेथड यूज्ड विल बी एज पिरामिड्स। क्लियर? तो सबसे पहला जो पिरामिड यहाँ पे यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरेक्ट पिरामिड। इसको आप इरेक्ट पिरामिड भी बोल सकते हो। अब क्यों ऐसा है मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर इस पिरामिड को हम ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ बेस पे कौन रहते हैं? जितने भी इंडिविजुअल्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में हैं। ठीक है? ऐसा होता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट। इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर? अब देखो, आपने जिस ऑर्डर में पॉपुलेशन पढ़ी है, मतलब जो उनके टाइप्स पढ़े हैं, पहले प्री होता है, फिर रिप्रोडक्टिव होता है, फिर पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे जब आप बेस पे आएंगे तो बेस पे आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। ठीक है? यहाँ प्री है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है और उसके बाद होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या आप लोगों को मेरा बताया हुआ बात क्लियर है? आप जिस ऑर्डर में पॉपुलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं
उस ऑर्डर में आपको यहाँ बनाना नहीं है। ऑर्डर कैसा होगा कि सबसे नीचे आपके पास प्री रहेगा, फिर आपके पास रिप्रोडक्टिव होंगे इंडिविजुअल्स, और लास्ट में आपके पास होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो अब देखो पिरामिड मैंने आपके सामने बना दिया है। नाउ लेट अस ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द पिरामिड, कि इस पिरामिड को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है। हमें इस पिरामिड को देख के समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ जुवेनाइल इंडिविजुअल्स आर मोर। ठीक है, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट नंबर ऑफ जुवेनाइल्स इज मोर। जुवेनाइल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे लोगों की पॉपुलेशन जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, बच्चे, उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दूसरा हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो होंगे वो यहाँ पे मॉडरेट नंबर पे होंगे। आप क्या देखोगे कि उनका जो नंबर है वो मॉडरेट नंबर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा जो आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है वो दिख रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए। तो आपको दिख रहा है दैट पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर हैं वो बहुत ही कम है, आर लेस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर आउट रिजल्ट क्या दिख रहा है या कॉन्सिक्वेंस क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है कि भाई इस पिरामिड का फ्यूचर क्या है। इस पिरामिड का फ्यूचर ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो काफी कम हैं, वो मर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं दे आर गोइंग टू मैच्योर लेटर ऑन। और अगर इतने सारे इंडिविजुअल मैच्योर हुए तो फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे। तो आपको क्या समझ में आएगा, दैट आफ्टर सम टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं या रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो यहाँ की है वो बढ़ जाएगी। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ। ये इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का बर्थ रेट बढ़ जाने वाला है। यहाँ पे बर्थ रेट इज गोइंग टू इंक्रीज। और अगर बर्थ रेट बढ़ गया तो आपको इससे क्या समझ में आएगा कि पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। इसीलिए इस पर्टिकुलर पिरामिड को ग्रोइंग पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है। दिस इज द पिरामिड यूज्ड फॉर डिनोटिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, ये पहला वाला जो पिरामिड हमने पढ़ा है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी पिरामिड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो इंडिया। हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो है, वो अभी यही पिरामिड शो कर रहा है। ठीक है, इसी पिरामिड को शो किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं तो आप चाइना का भी ले सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ये दोनों हैं। तो ये दोनों के जो पिरामिड्स फिलहाल चल रहे हैं वो ट्रायंगुलर एज पिरामिड चल रहा है। अब देखो इसको हमने ट्रायंगुलर क्यों कहा, क्योंकि अगर आप इसका ये रफ शेप देखेंगे तो इट इज अपियरिंग लाइक अ ट्रायंगल। क्लियर? तो ये पिरामिड है जिसको आप इरेक्ट या ग्रोइंग पॉपुलेशन पिरामिड भी कह सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो दिस वाज द फर्स्ट एज पिरामिड जो आपको पढ़ना है। सेकेंड एज पिरामिड जो यहाँ पे होगा वो बेल शेप्ड पिरामिड होगा। तो बेल शेप्ड पिरामिड को देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है या फिर ये कैसा दिखाई देता है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका जो भी नंबर है, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल और ऑलमोस्ट सेम टू द
रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम रहता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ओके, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो भी ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है, मतलब कमी कहीं पर भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके के पिरामिड को आप क्या मान सकते हो कि ये जो पिरामिड है दैट इज अ स्टेबल पिरामिड, ओके, दैट इज अ स्टेबल पिरामिड। तो कहाँ पर थे हम, स्टेबल पिरामिड देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये पिरामिड बना तो इसमें आपको क्या क्या कंक्लूजन्स आप ड्रॉ करोगे, पहले वो लिख लेते हैं फिर हम इसको जज कर लेंगे, ठीक है। तो जब इस पिरामिड को आप देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है। ये वाला जो है यहाँ पे हम प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रखते हैं, फिर हम रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को रखते हैं, एंड देन वी हैव पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो जब आपने ये तीनों को देखा तो व्हाट यू ऑब्जर्व्ड वाज कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्री स्टेज में हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्री स्टेज, ठीक है, प्री स्टेज में है, उनका नंबर बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट बराबर पाया गया है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि रिप्रोडक्शन करने के केपेबल थे। आपको इनका नंबर बराबर दिख रहा है। तो अगर इन दोनों का नंबर बराबर है तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई जितने भी लोग ग्रो करके रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे वो उतने के उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनका भी नंबर उतना ही है जितने की मैच्योर हो रहे हैं, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उनका नंबर पैदा करने वालों के बराबर है, और जो मर रहे हैं वो भी लगभग उसी नंबर में है। तो इस तरीके का पॉपुलेशन ग्रो नहीं करता और ना ही डिक्लाइन करता है, तो उस पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इस पिरामिड को क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन के बढ़ने और घटने का कोई चांस नहीं है, इसको हमने कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है दैट इज स्टेबल। अगर आप रफली इसका शेप देखेंगे तो बेल शेप दिखता है, बट हमेशा क्लियरली ऐसा नजर नहीं आता, बट इट इज रिफर्ड टू एज बेल शेप। क्लियर। आगे देखो कि अगर इसका एग्जाम्पल आपको देना है तो आप कौन सी कंट्री का लेंगे, आप लेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो वो इसी फेज में है, ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, एक स्टेबल मोड में जा रही है। तो उससे क्या होता है ना कि इनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको ज्यादा उस चीज पे ध्यान नहीं देना होता। अगर आप स्टेबल पॉपुलेशन देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फॉर एनी स्टेबल पॉपुलेशन व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि जो बर्थ रेट होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, डेथ रेट के, ठीक है। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेथ रेट। अब मान के चलिए, देखिए मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया है, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन दिया है। रीजन ये है कि वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, बट इट इज ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस होता है। समझ में आया बच्चों। सेकेंड पिरामिड आप लोगों को क्लियर है, दैट इज बेल शेप्ड एज पिरामिड। इज इट क्लियर। ये हमेशा यूज किया जाता है फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, ओके। इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा वो अब आप समझ ही गए हैं कि एक ही कंडीशन बची हुई है, ओके। कार्तिक इज टेलिंग मैम लास्ट ट्राइंगल में फिर प्री से रिप्रोडक्टिव में डिक्रीज क्यों होते हैं। बेटा आपका डाउट मुझे समझ नहीं आया कार्तिक। अच्छा, आप फर्स्ट पिरामिड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पिरामिड, यस, ओके। तो देखो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं बेटा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि हर जगह का पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो मैं आपको रीजन देती हूँ। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत सारा जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण होता है।
कभी कभी जो एडवर्स इफेक्ट है वो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग जगह का देखोगे तो अलग अलग जगह के अलग पिरामिड्स होते हैं। अब इंडिया की ही बात हम कर लेते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक फैक्टर लिटरेसी लेवल होता है जो लोगों का काफी डाउन है, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट ये सारी चीजें कि रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्दी वे में किस तरीके से प्रोसीड ऑन हो सकता है। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि जो पुअर लिटरेसी रेट है वो हमारी कंट्री को पहले वाले पिरामिड में लेके आया, ठीक है। अब जो आपका ये क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फेज में है उनका नंबर कम कैसे हो गया, बर्थ रेट बढ़ने की वजह से, ठीक है। अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं वो चीज, तो देखो मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। ये तो सारे हमने जो प्री वाले इंडिविजुअल्स हैं ये बच्चे हैं ना, मतलब जुवेनाइल्स हैं। अब ये जो जुवेनाइल्स हैं इनको बर्थ किसने दिया है, इनको बर्थ दिया है रिप्रोडक्टिव वालों ने। यस और नो कार्तिक, यस और नो, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ रिप्रोडक्टिव में हम मान लेते हैं कि वन ऑफ द कपल इज देयर, और ये जो कपल है इसने बर्थ दिया है 4 ऑफस्प्रिंग्स को, या फिर इसके 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन आर देयर। तो अब देखो कपल में 2 लोग काउंट हो रहे हैं जो कि यहाँ पे हैं, लेकिन इनके द्वारा बर्थ दिए हुए बच्चे 4 हैं जो कि यहाँ हो गए। तो आप खुद ही सोचो कि जुवेनाइल्स का नंबर बढ़ गया या नहीं बढ़ गया एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यस, तो अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे ये नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है। यही पैटर्न होता है बेटा, जब आप कहीं की भी पॉपुलेशन देखेंगे तो दिस इज द मेथड कि अगर ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए तो ऑटोमेटिकली जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज का पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो तो 2 ही रहेंगे ना। दैट इज द रीजन या दैट इज द लॉजिक यू कैन से। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टाइप ऑफ पिरामिड, इसको हम कहते हैं अर्न शेप्ड पिरामिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह का दिखता है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये इन्वर्टेड पिरामिड की तरह, ठीक है। आप इसको इन्वर्टेड पिरामिड भी बोल सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेंगी चीजें। जब आप यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को देखोगे बच्चों तो उनका नंबर कम होता है। जब आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को तो वो थोड़े ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से होंगे, जो कि मरने वाले हैं, मतलब कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जिन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो अगेन ये पोस्ट वाले हैं, ये रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं, और ये कौन से फेज वाले हैं, ये हैं प्री वाले। ओके, तो अब आपको इसके ड्रॉ होने का पैटर्न समझ में आया क्या, कि ये पॉपुलेशन क्या चीज डिनोट करेगी। ओके, अगर आप इस पॉपुलेशन को देखोगे बच्चों तो आप यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे सबसे पहला कि यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो मैं शॉर्ट में प्री लिख रही हूँ, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो होंगे वो सबसे लेस होगा, इज वेरी लेस, बहुत कम है। ये आपका पहला यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। सेकंड अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ आउट करोगे कि जो भी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर मॉडरेट है। ओके, फिर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पे उनका नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब कि दीज आर प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखें तो सबसे ज्यादा आपको पोस्ट में मिलेंगे, उससे कम आपको रिप्रोडक्टिव फेज में मिलेगा, और उससे भी कम आपको कहाँ पे मिलेगा, प्री फेज में मिलेंगे। तो अगर इस तरह का पॉपुलेशन रहा तो भैया हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस पॉपुलेशन में जो पोस्ट वाले हैं ये तो सब डेथ रेट बढ़ा देंगे। अगर इतने सारे लोग मरेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का डेथ रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर डेथ रेट जो होगा दैट विल इंक्रीज, और अगर आप बर्थ रेट देखेंगे तो वो कम रहेगा।
इस तरह की पॉपुलेशन का बर्थ रेट कम है, और बर्थ रेट कम है इसी वजह से यहाँ जो प्री वाले इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत कम है। क्लियर? तो अब देखो इतने थोड़े से हैं जो कि लेटर ऑन रिप्रोडक्टिव फेज में जाने वाले हैं, तो ये पॉपुलेशन क्या ग्रो करेगी या स्टेबल होगी? नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। ये जो पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बिकम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये किसका पिरामिड माना जाता है? ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड माना जाता है। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप कौन सी कंट्री कंसिडर करेंगे? आपको कंसिडर करना है जापान। क्लियर? जापान का जो पॉपुलेशन पिरामिड है दैट इज इन्वर्टेड ऑन शेप्ड, या फिर आप कह सकते हो डिक्लाइनिंग पिरामिड। तो पता है जापान की गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है, और इस पे उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम या प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अगर कोई भी कपल एक से अधिक बच्चों को रखता है अपने पास, या उनके पास एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव इंसेंटिव्स। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उस कपल को एज प्राइज देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, एक से ज्यादा अगर बच्चे उनके होते हैं तो। रीजन ये है कि अगर इस तरह का पैटर्न उन्होंने फॉलो किया तो उनका ये जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला पिरामिड है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है? अब वैसा ही मैं आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बता दूं। इंडिया का जो पिरामिड है वो कौन सा वाला था? ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसमें आपने क्या देखा था कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीडीली ग्रो कर रही है कि हमें पता है कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। ओके, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में आपने रिप्रोडक्शन के यूनिट में भी पढ़ा होगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सभी लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा था। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसमें एक लिमिट लगा दी गई है, दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लिमिट, कि यहाँ पे किसी भी कपल के लिए या किसी भी पेरेंट के लिए कितने ऑफस्प्रिंग्स अलाउड हैं? मैक्सिमम 2। ठीक है, एक होगा तो और भी अच्छी बात है। तो अगर कोई कपल इस तरीके के प्लान को फॉलो करते हैं तो उनको इस पर इंसेंटिव दिया जाता है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्लान है अपने अपने एज पिरामिड के अकॉर्डिंग। तो अभी आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तीनों तरह के एज पिरामिड आप लोगों को समझ में आ गए? फाइन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले एट्रीब्यूट पे, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, आपको भी पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी और कैसे होगी। बिफोर दैट कार्तिक को इन्वर्टेड पिरामिड नहीं समझा। उसमें आपको क्या नहीं समझा कार्तिक? मैं एक बार आपके लिए रिकॉल कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स पोस्ट फेज में हैं, ओके, उनका नंबर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव फेज, और उससे भी कम है कौन? जो कि प्री स्टेज में है। इतना तो समझ में आया आपको कार्तिक? इतना क्लियर है? ओके। तो जब देखो आप यहाँ पे इस तरह का पॉपुलेशन देख रहे हो तो आप बिल्कुल आसान आसान सी चीजों को समझो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो छोटे बच्चे, मतलब बेसिकली छोटे बच्चे जो हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 10 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं। ऑल राइट, अभी आप क्या देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में मान लीजिए 20 इंडिविजुअल्स हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 30 इंडिविजुअल हैं। क्लियर? अब आप देखो कि भाई ये लोग तो एक एक स्टेज ऊपर बढ़ने वाले हैं ना। कहने का मतलब है कि जो अभी बच्चा है वो बड़ा हो जाने वाला है, और जो ऑलरेडी बड़ा है वो बूढ़ा हो जाने वाला है। इज इट क्लियर कार्तिक? मैं बहुत ही रियलिस्टिक सेंस में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप समझ रहे हो क्या होने वाला है? ये सब लोग एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कितने बच्चे बड़े हुए यहाँ पे आप खुद ही सोचो कि पहले यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेज में 20 लोग हुआ करते थे, अब कितने रह गए?
10 रह गए जब ये आगे जाएंगे, ठीक है। तो लेटर ऑन आप क्या देखोगे कि 20 की जगह पर यहाँ 10 लोग ही रहेंगे, ओके। और यहाँ पे पहले 30 लोग मर रहे थे, अब ये 20 लोग और चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये 20 वाले आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने वाले लोग कम हो गए, तो जो यहाँ पे जुवेनाइल्स हैं उनका भी नंबर भी तो कम हो जाएगा ना, हाँ या ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। सपोज यहाँ पर पहले 5 कपल्स वर देयर जो कि रिप्रोडक्शन कर रहे थे, लेटर ऑन उनका नंबर कम हुआ, तो ऑलरेडी वहां पे जो प्री वाले इंडिविजुअल हैं वो तो और घट जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पॉपुलेशन है ये डेक्लिनेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेक्लिनेशन की तरफ जाएगी, इट इज गोइंग टू डिक्लाइन एनीवेज, क्योंकि मरने वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पैदा होने वाले कम हो रहे हैं, बर्थ रेट कम हो रही है, डेथ रेट बढ़ रही है। अभी समझ में आया कार्तिक मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? ओके फाइन। अब पॉपुलेशन डेंसिटी पे आते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है इसको हम कैसे सीखेंगे या कैसे पढ़ेंगे वो देखो। डिफाइन कैसे किया जाता है, किसी भी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी भी गिवन टाइम पे, ठीक है। तो आप इसको एन से डिनोट करते हो यूजुअली, गिवन टाइम लिया तो टी भी लिख दीजिए उसके बेस पे। तो दिस विल बी द पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को डी से भी डिनोट किया जाता है, ऑलराइट। अब आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, अगर आपको किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए हम क्वाड्रेट यूज करते हैं। क्वाड्रेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे, आप बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको ये चीज करवाई जाएगी। दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फील्ड वर्क एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपसे क्या करवाया जाएगा, आपको इस तरीके से एक चौकोर सा वुडन क्वाड्रेट बना के दिया जाएगा। क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर है जिसके 4 साइड्स हैं, ओके। आपको क्या करना होगा कि आपको से सपोज उन्होंने खड़ा कर दिया है एक फील्ड में जहां पर काफी सारे पौधे लगे हुए हैं। अब आप रैंडम पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे और आपको इस क्वाड्रेट को उठाकर फेंकना है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेट आपको दिया गया है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक इट एंड थ्रो इट। तो उससे क्या होगा कि ये जो चौकोर वाला क्वाड्रेट है ये एक जगह पे जाके गिरेगा। समझ में आया बच्चों? क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेट है ये किसी जगह पे जाके गिरेगा उस फील्ड में। तो जिस जगह पर ये गिरेगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पौधों पर गिरेगा। तो आपको पता चला कि इसने कुछ ऐसे फील्ड के पौधे थे जो कि कवर कर लिए हैं अपने अंदर। तो जितने भी पौधे इस क्वाड्रेट के एरिया में कवर हुए ना, वो यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करने में मदद करेंगे गिवन एरिया की। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है? ठीक है। आप एक जगह पे खड़े हो, आपने एक चौक और फिगर को फेंका है। जब आपने उसको फेंका तो वो जाके किसी जगह पे गिरेगा और अपने अंदर कुछ प्लांट्स को कवर कर लेगा। क्लियर? तो अब आपको क्या समझ में आया कि उस क्वाड्रेट का कुछ एरिया होगा और उस एरिया के अंदर से सपोज 10 प्लांट्स आ गए, तो ये एरिया और वो नंबर ऑफ प्लांट ये आपको उस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी देगा। समझ में आया क्या? से यस और नो फास्ट। क्वाड्रेट वाला जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया, इज इट क्लियर? बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना यूजुअली यूज किया जाता है और इसको ज्यादातर हम बॉटनी में ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्लांट स्पीशीज की डेंसिटी जब निकालनी होती है तो वी यूज द सेम मेथड। क्लियर? ये याद रखिए। अब हम इसका एक एनिमल की अगर रिस्पेक्ट में देखिए, तो एनिमल की अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो देखिए एनिमल खड़ा तो नहीं रहेगा कि आप क्वाड्रेट फेंकोगे और वो कैच करेगा या अपने ऊपर गिरने देगा। आप समझ रहे हो? आप अगर क्वाड्रेट थ्रो करोगे और अगर वो किसी जानवर पे गिरा तो वो तो वहां से भाग जाएगा ना, ठीक है। आसान सा लॉजिक है कि अगर उसके ऊपर कोई चीज गिरेगी तो दैट इज गोइंग टू रन। तो एनिमल्स के लिए हम ये क्वाड्रेट मेथड नहीं लगा सकते। हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि वहां उनके फुटप्रिंट्स को काउंट कर लिया जाए, पग मार्क्स को नाप लिया जाए।
आपने लायन या टाइगर का देखा होगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर में हमें कैसे पता चलता है कि कितने टाइगर हैं किसी भी एरिया में? हम क्या जाके एक एक टाइगर को काउंट करते हैं? इज इट? नॉट एट ऑल। हम क्या करते हैं, उनके पग मार्क्स को लेते हैं या उनके फुट प्रिंट्स को लेते हैं और कंपेयर करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि कुछ टाइगर छोटे होंगे तो उनके छोटे प्रिंट्स होंगे, कुछ टाइगर के पग मार्क बड़े होंगे, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू काउंटिंग ऑफ दैट हमें पता चलता है कि किसी जगह की एनिमल डेंसिटी क्या है। इज इट क्लियर? अब इसका एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसी गिवन एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको निकालनी है, तो कैसे आप निकालेंगे? तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन स्पेस, या फिर आप इसको एरिया भी लिख सकते हो, इन अ गिवन एरिया। तो इसका आसान सा फॉर्मूला बनता है n अपॉन s। तो आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू n अपॉन s। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस फॉर्मूला क्लियर? ओके, कार्तिक इज आस्किंग, लेकिन वो फुटप्रिंट्स एक ही टाइगर के रिपीटेटिव भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कार्तिक, लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए केपेबल होते हैं कि कौन से फुटप्रिंट्स सिमिलर हैं और कौन से फुटप्रिंट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, आप इस तरीके से मान लो कि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसी वो उनके पग मार्क्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे आप किसी भी गिवन एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या जानना है? आगे हमें सीखना है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। किसी भी जगह का पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से डिक्लाइन करता है, वो सारी चीजों की बात होगी। तो देखो बच्चों, एक आसान सा लॉजिक है, अगर किसी भी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा तो क्या वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ भी होगी? हाँ या ना? पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हो गई ना? हाँ या ना? ऑब्वियसली यस। अगर डेंसिटी बढ़ गई तो वहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। क्लियर? तो हमें वही ग्रोथ के बारे में पढ़ाई करनी है कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करता है, कैसे कैसे ग्रो करता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का रिलेशन यहाँ पे है। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ को यहाँ पे चार चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी, दैट इज नेटालिटी, मॉर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे, हाउ दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस। बिफोर दैट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये चारों चीजें क्या हैं। आपको मालूम है कि नेटालिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। ठीक है, नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। आपको पता है मॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे इमिग्रेशन का मतलब क्या है? इमिग्रेशन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल दूसरी जगह से आके किसी हैबिटेट में जब रहने लगे। और एमिग्रेशन का मतलब क्या है? एमिग्रेशन का मतलब है जब कोई इंडिविजुअल अपने हैबिटेट को छोड़कर चला जाए। मैंने खुद का एग्जाम्पल आपको दिया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, तब हमने ये दोनों टर्म्स भी सीख लिए थे। तो अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ समझना है तो आपको ये चारों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि ये चारों टर्म्स का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है ये चारों टर्म्स का मीनिंग? यस। नाउ लेट अस जज कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा। देखो, आप कंसिडर कर लो कि ये पॉपुलेशन है। ओके, जिस तरीके से एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करती है, दिस इज पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में हमें जज करना है कि कैसे इसकी ग्रोथ होगी, मतलब ये ग्रो कैसे करेगी और इसका डिक्लाइन कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी नेटालिटी को कंसिडर किया जाएगा
तो नेटैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। ओके, और जब भी बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे दैट विल बी एडेड टू द पॉपुलेशन, यस और नो? बर्थ रेट से पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स को ऐड किया जाएगा, यस और नो? ऑब्वियसली यस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कंसेप्ट ऑफ ई माइग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इमिग्रेशन को, सॉरी आई सेड इमाइग्रेशन, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ले लो, तो आपको पता है कि जब यहाँ पर इमिग्रेशन होगा तो भी दूसरे इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन में आके जुड़ेंगे, हाँ या ना? अपना हैबिटेट छोड़ के किसी जगह के हैबिटेट में आएंगे, यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई। सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज्ड। अब दूसरे प्रोसेसेस को देखते हैं। जब दूसरे प्रोसेसेस को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉर्टैलिटी, ठीक है। तो ये जो मॉर्टैलिटी है इससे तो पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस साइन यूज किया जाएगा फॉर द इंडिविजुअल्स दैट आर एलिमिनेटेड। ओके, क्योंकि मॉर्टैलिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? डेथ रेट होता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमिनेटेड। फिर आपके पास कौन सा कंसेप्ट होता है? आपके पास कंसेप्ट होता है एमिग्रेशन का। तो जब आप एमिग्रेशन का कंसेप्ट देखेंगे तो आप क्या समझेंगे? इसमें भी कोई भी इंडिविजुअल अपना घर छोड़ के चला जाता है किसी दूसरी जगह पर, तो इससे भी पॉपुलेशन में कमी आ गई, नेगेटिव साइन, क्योंकि वो भी अपनी पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गया, वो दूसरी जगह की पॉपुलेशन में जाके ऐड हो गया। क्लियर? तो अगर आप ये दोनों रिस्पेक्ट में जज करेंगे तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस ओवरऑल कंसेप्ट पे दो ऐसी चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रही हैं, जो है नेटैलिटी और इमिग्रेशन। दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी घटा रहे हैं, दैट इज मॉर्टैलिटी एंड एमिग्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी में ये डिसाइड हम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करेगा या पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। अगर आप इस हाफ को देखेंगे, मैं इसको दो हाफ में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे बच्चों तो यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। जबकि अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जल्दी से, समझ में आया व्हाट लॉजिक वी हैव अप्लाइड हियर? अगर इन चारों में से दो प्रोसेसेस आप कंसिडर कर रहे हो जो कि फर्स्ट हाफ में हैं, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। दूसरे हाफ के अगर फैक्टर्स को आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? इज इट अ येस और अ नो? नो? कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट? आया समझ में? खुशी, अब आप मेरी बात पे फोकस करेंगे। खुशी को क्लियर नहीं हुआ है तो खुशी आप फोकस करेंगे मेरी बात पे, मैं जो भी बोल रही हूँ। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी जगह से आता है, अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। सपोज ये जो पॉपुलेशन है ये जलगांव का है, ओके, ये जलगांव का पॉपुलेशन है। अब आप मान लीजिए कि इमिग्रेशन करके कोई इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहा है मुंबई से, तो वो जो इंडिविजुअल यहाँ आया उसने पॉपुलेशन बढ़ाया या घटाया? खुशी इज गोइंग टू आंसर।
वो जो इंडिविजुअल मुंबई से जलगांव आया है उसने जलगांव की पॉपुलेशन बढ़ाई है या घटाई है? ठीक है, इट हैज इंक्रीज्ड। अब आप दूसरी कंडीशन देखो कि अगर यहाँ पे जलगांव का बर्थ रेट बढ़ चुका है तो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे, हाँ या ना? यस और नो खुशी? यस। ठीक है, तो अब आप दूसरा हाफ मत देखो, आपको ये वाला हाफ नहीं देखना है, आपको ये हाफ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इधर की चीजें देखनी है। अगर सिर्फ आप ये आधी चीजें देखेंगे तो इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा ना? यस और नो? अगर बर्थ रेट बढ़ गया, आने वाले लोग भी ज्यादा हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ा, वेल एंड गुड। अब आप सेकेंड हाफ देखेंगे, सेकेंड हाफ मतलब अब आपको यहां देखना है, पिंक वाले साइन को देखिए इधर। ठीक है, तो यहां आप देखो कि जलगांव की पॉपुलेशन का डेथ रेट बढ़ गया है, तो पॉपुलेशन घट रही है या नहीं जलगांव की? घट रही है। ठीक है, गुड। अब आप देखो कि यहाँ पर एमिग्रेशन भी कर रहे हैं जलगांव के लोग, उन्हें जलगांव पसंद नहीं आ रहा है, तो से सपोज कि वो सारे जलगांव छोड़ छोड़ के किसी और जगह पर जा रहे हैं, तब जलगांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है? बताइए, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग? डिक्रीजिंग ऑब्वियसली। तो देखो, अगर आप इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, पूरे कंसेप्ट के अंदर अगर आप सिर्फ मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन को जज करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी, डिक्लाइन करेगी। क्लियर? यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप ये चारों प्रोसेसेस में से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा बच्चों कि यहाँ पे दो प्रोसेस, इमिग्रेशन और नेटैलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ को फेवर करते हैं, ट्रू। और जो बाकी के दो फैक्टर हैं, मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन, ये पॉपुलेशन को डिक्लाइन करवाने में मदद करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट विल बी द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द फोर प्रोसेसेस, अगर इन चारों को साथ में लिया गया तो क्या? ठीक है, तो देखो, इनको साथ में जज करने के लिए एक इक्वेशन आपको याद करना है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। आपको कंसिडर करना है पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर ओरिजिनली प्रेजेंट, ठीक है, प्लस आपको वहां पे क्या क्या कंसिडर करना है, ये चारों फैक्टर कंसिडर करने हैं आपको। वहां पे करना है बर्थ रेट प्लस इमिग्रेंट्स माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेंट्स। क्लियर? जब आप ओवरऑल ये सारे नंबर को पुट अप करेंगे तो आपको किसी भी जगह के पॉपुलेशन की डेंसिटी समझ में आएगी कि वहां पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, समझ में आया? ये इक्वेशन आपको याद रखनी है जब आप चारों फैक्टर्स को कंसिडर करके पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे N+1, तो ये डेंसिटी चेंज है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ये डेंसिटी चेंज है, और डेंसिटी चेंज से आपको दो चीजें समझ में आएंगी कि पॉपुलेशन ग्रो की, पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है या फिर पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है। ये दो चीजें आपको समझ में आएंगी यहाँ। ठीक है, ओके। बाकी चीजें देख लो कि बाकी चीजें क्या क्या हैं यहाँ पर। तो जब आप बाकी चीजों को देखोगे तो N स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें आपने जोड़ा क्या क्या है, तो इसमें B स्टैंड्स फॉर बर्थ रेट, ठीक है, और इस इक्वेशन में I स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, मतलब कितने इंडिविजुअल्स वहां पर आके जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा डी स्टैंड्स फॉर डेथ रेट, और
अगर कोई ई पूछता है आपसे तो दैट विल बी नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, कि कितने लोग उस जगह को छोड़कर चले गए हैं। क्लियर? ये सब आपको याद रखना है एंड दिस विल बी द ओवरऑल इक्वेशन, जिससे आपको ये कैलकुलेट करने में मदद होगी कि किसी भी जगह का पॉपुलेशन बढ़ा या घटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? यस कार्तिक, T+1 मीन्स टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज हमने बात किया था कि ये जो n+t है, ये हमने डेंसिटी काउंट की थी 2 बजे। ठीक है, एट 2 PM वी हैव काउंटेड द डेंसिटी। अब वो आपको कह रहा है कि भाई आपको 2 घंटे बाद फिर से काउंट करनी है, तो ये जो होगा T+1, इसका मतलब है 4 बजे, क्योंकि आपको 2 घंटे के बाद काउंट करनी थी। समझ में आया? तो जो टाइम डिफरेंस है ना, दैट डिनोट्स T+1। इज इट क्लियर? कार्तिक, अभी समझ में आया? दैट इज द टाइम डिफरेंस। हाँ, मैंने आपको छोटा यहाँ पर लॉजिक लेके समझाया है कार्तिक, बट दैट इज यूजुअली इन द नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम एक एक दो दो घंटे में कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट नहीं करते। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब पॉपुलेशन काउंट की जाती है तो उसमें सालों सालों का डिफरेंस होता है। क्लियर? जैसे आप इंडिया में ही देखेंगे तो हमारा जो सेंसस होता है वो 10-10 सालों के गैप में होता है, 5-5 सालों के गैप में होता है, डिपेंड्स, हर कंट्री के लिए एक अलग रेशियो होता है। तो इज इट क्लियर? दैट इज बेसिकली द टाइम डिफरेंस। ओके, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पॉपुलेशन के बारे में जानने थे। नोट्स यू कैन टेक इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रोथ कर्व्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखेंगे, और वहां पर हम कौन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखेंगे, मतलब कि SNJ शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो उनको हम ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। दैट विल बी द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर।